एंड अवनी आपने भेजे नहीं बेटा, कितने क्वेश्चन किए हैं मैंने आपको लिखा था दोबारा? तो मैंने अभी अभी वो मैसेज पढ़ा, मैंने तो इससे भेजो पहले भेजो, देखा नहीं। कोई बात नहीं, भेजो कितने क्वेश्चन किए, भेजो मुझे। हाँ जी गाइस, प्रथम एंड अरम बेटा आपका कैमरा ऑफ है, प्लीज ऑन करो जल्दी से। सर हम पानी पीने गया, वो आ रहा है अभी 2 मिनट तक। अच्छा। मैं दिख रहा हूँ, मेरे कहाँ गायब हो गया प्रथम? हाँ भाई, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोगों के मेरे पास आंसर शीट आपने भेजी है, जो भी आपने आंसर्स करे हैं उसका पीडीएफ भेजा है, तो किसी के भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है? तो प्लीज कंप्लीट कर लेना, किसी के एक क्वेश्चन बचे, किसी के दो क्वेश्चन बचे हैं। परीक्षा आपके हो गए पूरे? तो बाकी सब लोगों के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले पहले खत्म करना। पहले मैं आज इसीलिए आपके साथ जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट आपका बच गया है अभी, और प्लीज उसके बाद अगली क्लास तक ये खत्म करना है, ठीक है? मैं अगली क्लास में ये इसके डाउट्स लूंगा और फिर क्लोज करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर? पहले मुझे बताओ कि किस किस के स्कूल में ये चैप्टर डिस्कस हो चुका है? आप में से किस किस के स्कूल में ये चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है? तो जिन जिन के में हो गया है वो मुझे थम्स अप करके बताओ। तो चैप्टर नेम कौन सा है? अभी जो चल रहा है अभी चैप्टर नेम कौन सा है? और तूने अभी तक मेरे पास आंसर पीडीएफ क्यों नहीं भेजा? तू जरा कैमरा ऑन कर, तो तेरी मैंने बड़ी वीडियो पूरी वहीं देखी आके थी। पिटाई लगाता हूँ मैं तेरी। सर नहीं, मेरे को लगा आप नया चैप्टर करा रहे हो सर, इसलिए पूछा था। मैं जो पूछा उसका जवाब दे पहले, तूने आंसर पीडीएफ क्यों नहीं भेजा अभी तक? सर पूरी वीडियो नहीं देखी आपकी मैं ना सर पिटाई रिसेंट लगाऊंगा क्लास तेरी, की। तू मेरे क्लास के बाद कॉल कर, तेरी बहुत पिटाई लगेगी। ये क्या तरीका है यार? हर बार बोलना पड़ता सर है यार, हर इंटरनल्स बार चल रहे बोलना हैं। पड़ता है। तो मेरे से बात करी तूने, एक्सेप्शन लिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, बताओ क्या करूं क्या नहीं करूं? मैंने कितनी बार बोला है अपनी मर्जी से गायब मत हुआ करो, मेरे से डिस्कस किया करो, मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा कि क्या करना है ऐसे केस में, पर बात तो करो। गायब हो जाता है यार। सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कैमरा तो ऑन कर पहले, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है मिस्टर इंडिया से बात कर रहा हूँ। मिस्टर इंडिया पता है कौन था? पता है, तुमने देखी हुई है पिक्चर? नहीं देखी? पता है तुम लोगों को कौन था मिस्टर इंडिया? नहीं पता? ईशा कह रही है नहीं पता। अनिल कपूर। अरे बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें वो मैं डिटेल में नहीं समझा रहा। हाँ, तो देखना, गूगल कर लेना, मिस्टर इंडिया में वो उसको एक गैजेट मिल जाता है जिससे वो गायब हो जाता है। सो आज की डेट पे यू कैन से हॉलोमैन। हॉलोमैन तो देखी होगी, आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ देखिए ईशा, हॉलोमैन वो भी नहीं देखी? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर जब पेपर वेपर हो जाए ना तब आराम से ये सारी पिक्चर मैं बताऊंगा, बहुत सारी पिक्चर है, देखना आराम से। रजत कैमरा ऑन कर ले भाई। सर यस सर, एक बार स्पीकर कनेक्ट कर रहा हूँ बस। हे भगवान, स्पीकर से कैमरे का क्या लेना देना? चलो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तब तक तुम्हारे साथ, एंड परीक्षा आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। जस्ट सेकंड। आज गाइस अगर आप लोग के कोई डाउट्स होंगे स्पेसिफिकली तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज क्वेश्चंस आज डिस्कस नहीं करना मैं, ठीक है? क्योंकि अभी आपके सबके खत्म नहीं हुए, पूरे क्वेश्चंस नहीं करें आप लोगों ने, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कोई एक्सेप्शन नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में पहले बता रहा हूं। अगर पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं आएगा तो फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा अटेंड करना, ठीक है? तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं। जो दो टॉपिक रह गए थे वो दो टॉपिक मैं आज आपके साथ करा रहा हूँ, एक मैनेजर कमीशन रह गया था और एक रह गया था ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है? क्लियर है? समझ आया? चले आगे करें। ओके, सो पहले कर लेते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। वो छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो हो जाएगा जल्दी से खत्म, पहले उसको समझ लेते हैं। पूजा सिंह आजा भाई, ये रहा। देखो गाइस, तो ट्रांसफर टू रिजर्व में दिया क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा ये ट्रायल बैलेंस तो होगा जो होगा, उसमें ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफर टू रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमेशा कहाँ दिया होगा? नोट्स में दिया होगा। तो नीचे नोट्स में आ रहा होगा 10% ऑफ फाइनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है? इसी तरीके से कुछ लिखा होगा कि कुछ एक परसेंटेज दे रखी होगी। नॉर्मली परसेंटेज दी होती है, अमाउंट नहीं होता, ठीक है? अमाउंट दिया जा सकता है, हो सकता है बोल दे 10,000 रुपीज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसा भी लिखा हो सकता है,
ठीक है, लेकिन नॉर्मली परसेंटेज दी होती है। पहली बात, रिजर्व समझ में आता है, परीक्षा याद है, रिजर्व समझाया था, जनरल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व बस आपकी किसी स्पेसिफिक रीजंस के लिए भी बनाए जाते हैं, पर जो जनरल वाले होते हैं वो इन कॉमन बनाए जाते हैं टू अगर फंड सिर्फ आपसे दी। पूछा जाए व्हाट इज रिजर्व, तो क्या बोलोगे? इट इज अ लायबिलिटी। ये तो नेचर हो गया यार, पर ऐसे ऐसे तो लाइबिलिटी तो बहुत सारी होती है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन रिजर्व? सो रिजर्व मींस एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, सेट असाइड कर रहे हो ना, रिजर्व कर साइड रख रहे हो, अलग रख रहे हो उसको, सेट असाइड, ठीक है, प्रॉफिट सेट असाइड फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस फॉर यूज इन फ्यूचर, प्रॉफिट सेट असाइड फॉर यूज इन फ्यूचर, वो यूज इन फ्यूचर जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। क्लियर हो गया? प्रॉफिट सेट असाइड, प्रॉफिट को अलग करके रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं अलग करके? अगर हमने बांट दिया, ओनर को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो पता चला ओनर निकाल के ले जाएगा, उसको जब जरूरत हुई ड्राइंग करके ले जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? और आज ये लॉजिक समझ आएगा। जब मैं रिजर्व की बात कर रहा था, रिजर्व एंड प्रोविजन में, रिजर्व एंड प्रोविजन चैप्टर किया था ना हमने, प्रोविजन एंड रिजर्व, सो उल्टा होगा सर, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये चैप्टर का नाम था, हमने किया था, तो वहां समझा था रिजर्व क्या होता है। ठीक है, आज उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि रिजर्व जो हम कहते हैं कि सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, कितना प्रॉफिट को सेट असाइड करना है? 10%। कह रहे हैं 10% ऑफ फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखते हैं जरा कैसे होगा भाई। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, देखो क्वेश्चन में आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ये मैंने ऑलरेडी एक डमी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है ताकि जल्दी से आपको समझा सके। भाई इसी तरह का दिखेगा ना, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। मैंने 2 डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए, जो भी हो सकते हैं, 2 वेजेस, 2 पावर, 2 फ्रेट इनवर्ड। हाँ ठीक है, क्लियर है, समझ आई मेरी बात? तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और क्रेडिट साइड पे सेल्स क्लोजिंग स्टॉक होगा, यही होगा, यही चीजें आती हैं। उसमें माइनस करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ले आते हो। देन उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट इनकम है, जैसे टू बाय रेंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसी कोई अगर इनकम्स है, इनडायरेक्ट इनकम, तो वो आपकी आ जाएंगी यहाँ पे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे डेबिट साइड पे, जैसे रेंट, एडवर्टाइजमेंट या ऑफिस के एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गया? बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक, ये मैंने डिटेल में एक्सपेंसेस सारे नहीं लिखे हैं, डिटेल में सारी इनकम्स नहीं लिखी हैं। उसका पर्पस यही है ताकि आपको क्या बोलते हैं, आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर? मैं इनडायरेक्ट इनकम भी कुछ लिख देता हूँ, खाली रह गया ये, तो यहाँ 2 लाख लिख लेते हैं, तो टोटल मेरा यहाँ कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्लियर हो गया गाइस? अगर ये रिजर्व वाली चीज नहीं लिखी होती, अगर ये रिजर्व वाली चीज नहीं लिखी होती, तो मैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होता मेरा, परीक्षा? सर कौन सी जगह पे, समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। अगर रिजर्व वाला पॉइंट नहीं होता, लेट्स फॉरगेट अबाउट रिजर्व पॉइंट, तो ऐसे केस में मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता इस सिचुएशन में जो आपके सामने दिख रही है? 8,60,000। ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस, ये 8,60,000 जाता कहाँ पे बेटा? कैपिटल। कैपिटल में ऐड हो जाता है कि नहीं है? तो ये कैपिटल का पार्ट बन जाता। अब कल को ओनर ये पैसे निकालना चाहे तो वो निकाल सकता था। समझ आ रही है मेरी बात? ये अब कैपिटल का पार्ट बन गया। कैपिटल का मतलब यही है कि विच इज पेबल टू ओनर। क्लियर हो गया? तो हम इसीलिए क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भाई 860 पूरा का पूरा ओनर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। लॉजिक समझ आया? रिजर्व का लॉजिक समझ आ रहा है? हम कहते हैं भाई पूरा का पूरा ये 860 ओनर के पास ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसमें से कुछ अलग निकाल के रख लेंगे। कितना, क्या बोला है देखो, 10%। तो फाइनल प्रॉफिट आया 860, उसका 10% कितना हुआ भाई? तो 86,000। जनरल रिजर्व। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8,60,000 जो आया था, इसका 10% ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व में। गाइस समझ में आया कैसे निकाला? 8,60,000 आया कहां से, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर हम इस रिजर्व को नहीं बनाते तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था, दैट इज योर फाइनल प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, उसका 10%, क्वेश्चन ने कहा कि जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, जो फाइनल प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस, उसका 10% आप ट्रांसफर कर दो इन
जनरल रिजर्व। अब वो जनरल रिजर्व भी बोल सकता था, कैपिटल रिजर्व भी बोल सकता था, जो भी रिजर्व का नाम हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नाम से भी रिजर्व बोल सकता था। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर कोई स्पेसिफिक नाम से बोलता तो उस नाम से ले लेते भाई। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो यहाँ वो नाम आ जाता। अगर सिर्फ रिजर्व बोलता तो टू रिजर्व कर देते। अब क्या हुआ, प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 8,60,000 में से 86 माइनस करो भाई, कितना आ गया? परीक्षा बताओ कितना आता है? 8,60,000 में 774 से 7,70,000 नहीं, 770 में से 74 सर 74 74 सही कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए जरा सही है। 6 4 10 8 2 16, ठीक है 774। अब ये 774 कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब लॉजिक समझ में आया? 774 आपका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, यानी ओनर के पास पूरा 860 नहीं जा रहा है, तो ओनर पूरा विड्रॉ नहीं कर सकता। जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था रिजर्व का, क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट को सेट असाइड कर रहे हो, अलग रख रहे हो, ताकि ओनर उसको विड्रॉ ना कर सके, ताकि वो पैसा बिजनेस में ही रहे। क्लियर हो गई बात? समझ आई बात? तो हमने एक इफेक्ट तो क्या किया बेटा, कहां पे आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। क्लियर हो गया? एक तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? जनरल रिजर्व आपका लाइबिलिटीज में आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा इसका मतलब। अच्छा यहाँ पे निकाल के भी दिखा देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व कितना था? कितना निकाला था भाई? 8,60,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10% क्वेश्चन ने कहा था, तो ये 86,000 आ गया। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, इसके दो इफेक्ट देखो क्या लिखे हैं, टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड टेकन टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो अगर यही क्वेश्चन जो हमने अभी करा ये होता तो कैसे दिख रहा होता बेटा? वैसे तो मैंने ट्रेडिंग P&L आपको पूरा बना के दिखाई दिया, बट जस्ट टू रीट्रेड, तो ये क्या आ जाता P&L में? टू जनरल रिजर्व कितना आया? 86,000। और यही 86,000 बैलेंस शीट में यहां दिख रहा होता जनरल रिजर्व के नाम से। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ कैपिटल आता है। क्लियर? मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, जो भी अमाउंट होगा। और जनरल रिजर्व आपका आ जाएगा, कितना है रिजर्व? 86,000 था, तो ये 86,000 यहाँ आउटर कॉलम में ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? देखो जरा ध्यान से, दिस इज हाउ यू वुड शो जनरल रिजर्व। क्लियर हुआ? तो दो इफेक्ट समझ में आए। एक तो इफेक्ट क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, ये जनरल रिजर्व आपका लायबिलिटीज में आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, याद करने का तरीका। जब आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे, अगला स्टेप क्या होता था? पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट लेके आते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते थे, नेट प्रॉफिट निकाल के उसको लेके जाते थे कैपिटल अकाउंट में। अब याद रखना, जब यहाँ दो इफेक्ट्स होंगे तो ये दूसरा इफेक्ट भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट साथ साथ करना है इस एडजस्टमेंट का। जैसे ही आपने लिखा टू जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाथ के हाथ इसको लायबिलिटी साइड में लिख देना। ये कैपिटल में ऐड नहीं होगा, अलग से दिखाई देगा लायबिलिटीज में, तो इसको अलग से उसी समय लिख देना। समझ आया? अगर उस समय नहीं लिखा, अरे बाद में लिख देंगे जब हम नेट प्रॉफिट को लेके जाएंगे, भूल जाओ। क्लियर? जैसे दो एडजस्टमेंट साथ साथ बताइए, हर केस में ऐसे करना है, दोनों एडजस्टमेंट साथ साथ करना। अब एक चीज और समझा देता हूँ, पता नहीं आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई लोग सोचते हैं सर ये लायबिलिटी में क्यों आ रहा है? हाँ, अब बोल दिया तो आ रहा है दिमाग में, है ना? अभी तक तो दिमाग में चाहे क्वेश्चन नहीं आया था, अब आ रहा होगा। सर ये लायबिलिटी में क्यों आ रहा है? भाई किसकी बैलेंस शीट है परीक्षा? ये फर्म की। फर्म की बैलेंस शीट है, तो फर्म की लायबिलिटी है ये। फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्या मतलब हुआ? फर्म ओज दिस 86,000 टू ओनर। हाँ, पर अभी हम दे नहीं रहे उसको, हमने सेट असाइड करके रख लिया है। अगर कल को जरूरत नहीं पड़ी, लेट्स से अगर हमने जो सोचा था कि कल को हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है या कल को कोई कंटिजेंसी आ जाए, उसके लिए हम रख रहे हैं, अगर कल को जरूरत नहीं पड़ी, देन वी विल हैव टू गिव दिस बैक टू द ओनर। समझ में आया? तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी हुई ना भाई। क्लियर हो गया? तो इसलिए रिजर्व्स लायबिलिटी में आते हैं। कोई भी प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो लायबिलिटी साइड में आता है। समझ आया? लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है, फर्म के लिए आज भी ये लायबिलिटी है। चल सकते हैं आगे। इसको एक बार फोटो खींच लो जरा, पहले इतना फोटो खींच लो। पूरा एक बार में नहीं आएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा। देखो आ जाएगा एक बार में पूरा? नहीं तो मैं दो बार में भी करके आपको दिखा देता हूँ। फोटो खींचो इसको, मैं फिर थोड़ा बड़ा भी करके दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस अगर ऐसे साफ नहीं आ रहा तो यू गेट टू नो। हाँ जी, अब एक बार इसको ऐसे अलग से भी ले लो, इसको इतना ले लो, ये जो परसेंटेज वाला है ये अलग दिखता है। ठीक है, ले लिया? ये नीचे परसेंटेज भी ले लो साथ में। ये कैसे निकाला फॉर्मूला? तो परसेंटेज में आता है नॉर्मली, ये 10%, 15%, है ना,
क्योंकि हम देखो अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते। अब अगर मैं अमाउंट फिक्स कर दूं, होता क्या है, हम देखो क्या करते हैं एज अ बिजनेसमैन, हम क्या सोचते हैं, यार जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे ना उसमें से 10% हम रिजर्व में डाल देंगे, 20%, 30%, एक परसेंटेज डाल देंगे। वो परसेंटेज से फायदा क्या होता है, अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाया तो ज्यादा जाएगा रिजर्व में, कम कमाया तो कम जाएगा भाई। समझ आया? मैं ये नहीं कह सकता ना कि हर साल 40,000 रुपए डालो, अरे प्रॉफिट ही 30,000 हुआ तो 40 कैसे डाल दे। समझ आई मेरी बात? तो इसीलिए जनरली ये परसेंटेज की टर्म्स में ही डिनोट किया जाता है कि कितना हम परसेंट जो प्रॉफिट होगा उसका हम कितना रिजर्व में डालें। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई? चल सकते हैं आगे। तो रिजर्व वाला पार्ट क्लियर। अब क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की बात आएगी तो नाउ यू कैन डू इट। इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चल अब आते हैं मैनेजरियल कमीशन पे। इसको बहुत ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है तो ये भी बहुत आसान सा, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझना है। अगेन इसके लिए भी मैंने एक अपना एग्जांपल बना के रखा हुआ है, आप पहले जरा इसको देखो ये आएगा कैसे। ये भी आपका हमेशा किस में आ रहा होगा, नोट्स में आ रहा होगा। तो नोट्स में कैसे लिखा होगा, देखो मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन एट द रेट 10% और नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर सिर्फ इतना लिखा है, पहले इस पे चलते हैं। पहला केस दिस, मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है भाई उसका 10% कमीशन देना है मैनेजर को। हो सकता है ना ऐसा? पहली बात तो लॉजिक समझते ही है क्या भाई, देखो तुम्हारे बिजनेस में तुमने हो सकता है किसी मैनेजर को रखा हुआ हो, है ना, कोई मैनेजर जो पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रहा है। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा किसी का बिजनेस है परीक्षा, जब से हमने क्लास शुरू करी है, आई मीन जब से हमने क्लासेस लेना शुरू फर्नीचर। किया, फर्नीचर का बिजनेस है। अब मैं तो तुम्हारे साथ पढ़ा रहा हूँ, मेरा फर्नीचर का बिजनेस कौन देख रहा है? तो मैंने क्या करा, अपने फर्नीचर के बिजनेस के लिए एक मैनेजर रख लिया, हाँ कि भाई तू सारा बिजनेस संभाल और मेरे को रिपोर्ट करता रहे, बताता रहे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। हाँ, तो वो क्या करेगा, फ्री में थोड़ी का काम करेगा, तो उसे क्या दूंगा मैं, क्या मिलेगा भाई मैनेजर को? सैलरी। सैलरी। तो नॉर्मली तो मैनेजर को क्या मिलती है, सैलरी। और सैलरी तो फिक्स होती है भाई, 10,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, लाख रुपया महीना, जो भी होता है फिक्स अमाउंट होता है, सैलरी तो फिक्स होती है ना यार। पर यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं हम, सैलरी की बात नहीं कर रहे, कमीशन की बात कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैनेजर को हम सैलरी के अलावा, अगर सैलरी दे रहे होते तो वो तो सैलरी के नाम से ही आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, जैसे हम वेजेस सैलरी बोल रहे होते हैं ना, तो सैलरी के नाम से आ रहा होगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो मैनेजर को जो सैलरी मिल रही होगी तो सैलरी के अंदर, ये जो बात हो रही है वो कमीशन की है। कई बार हम क्या करते हैं, मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए कि भाई देख ऐसा है, जितना ज्यादा तू सेल करेगा या जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से हम तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन सेल्स ऑल्सो। तो ये सेल का भी परसेंटेज हो सकता था, ऐसे हो सकता था मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट सेल्स, ऐसे भी हो सकता था। तो फिर सेल का परसेंटेज निकालते, जितना सेल था आपका नेट सेल होता उसका परसेंटेज आ जाता। ठीक है, और इसी तरीके से अगर सिर्फ उसका सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नॉर्मली ये सेल्स वाला तो एजेंट के लिए होता है कि अगर कोई एजेंट रखा है माल बेचने के लिए तो उसका परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है। लेकिन मैनेजर तो पूरा ओवरऑल सारा का सारा काम मैनेज कर रहा है, वो सारे खर्चे भी मैनेज कर रहा है ना। तो सिर्फ ये थोड़ी ना कि सेल्स ही देख रहा है, तो दुकान के खर्चे कितने हो रहे हैं, कैसे कैसे कम करे जा सकते हैं, हर चीज देख रहा है, वो सब चीजें मैनेज कर रहा है। तो इसीलिए हम उसको एक नेट प्रॉफिट का परसेंटेज देते हैं। तो नॉर्मली आपको ये नेट प्रॉफिट का परसेंटेज दिखेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ आई? तो जरा आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% और नेट। अब हमने क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी थी वो सब कर ली। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये जो मैनेजरियल कमीशन है ना बेटा, दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट, दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद ही एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पहले इसको पहले नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अमाउंट कैलकुलेट तभी कर सकते हो ना जब सारा कुछ आप यहाँ पे एंट्री कर चुके हो। नेट प्रॉफिट का 10% है ना भाई, तो नेट प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब सारा बाकी सब एक्सपेंस इनकम सब कुछ कवर हो चुकी होगी। क्लियर? तो दिस हैज टू बी डन एट द लास्ट, मैनेजरियल कमीशन आखिरी एडजस्टमेंट आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब आपके सामने क्वेश्चन है परीक्षा, आपके क्वेश्चन आपके सामने एक सिचुएशन है जिसमें दे रखा है, मैंने एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बेसिक सा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है। अगेन देखो, ओपनिंग स्टॉक परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, उधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके इधर आ गया। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम मैं निल ले लेता हूँ इसमें यार। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट इनकम निल है, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,40,000। क्लियर हो गया बेटा? तो मेरा मैनेजरियल कमीशन से पहले नेट प्रॉफिट कितना होगा? 6,60,000। 6,60,000। 8 लाख में से 140 माइनस हो जाएगा, 660 आ जाएगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था, मेरा मैनेजरियल कमीशन देने से पहले का नेट प्रॉफिट कितना होगा।
तो अगर टेक्निकली समझो तो नेट प्रॉफिट तो क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस के बाद, यानी वो होना तो क्या चाहिए, मैनेजरियल कमीशन के बाद, यानी जो मैनेजरियल कमीशन माइनस करूं उसके बाद जो वर्ड आएगा, जो अमाउंट बचेगा, दैट शुड बी कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो तरीके के नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। समझ आई मेरी बात? फिर से रिपीट करता हूँ। देखो अभी अगर 8 लाख में से 41 माइनस किया, कितना अमाउंट आया, 660, ठीक है 660। ये तब होता नेट प्रॉफिट अगर मैनेजर कमीशन नहीं दिया होता, अगर मैं नहीं दे रहा होता तब तो 660 वुड हैव बीन माय नेट प्रॉफिट। तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। अभी इसमें से मैंने मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया ना भाई, क्लियर? तो ये 660 यहाँ लिखूंगा नहीं, ये यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजर कमीशन भी तो आएगा ऊपर। तो ये दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि 660 आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। क्लियर हो गया? समझ आई बात? ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला ध्यान से देखो, मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब कौन सी वाला नेट प्रॉफिट, बिफोर सच कमीशन या आफ्टर सच कमीशन? क्वेश्चन ने तो क्लियर किया नहीं, तो हम नॉर्मली बिफोर लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, बिफोर सच कमीशन, यानी कि जो भी प्रॉफिट आया आपका ये कमीशन माइनस करने से पहले। कितना आया था इस केस में परीक्षा? 6,60,000। गाइस ये सबको समझ आया 6,60,000 कैसे आया? सबको क्लियर है? 8 लाख में से मैंने 140 माइनस कर दिया, 660 आ गया। अब मैं 660 यहाँ कहीं लिख नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट करेंगे अलग से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 660 फॉर्मूले में, 6,60,000। मैनेजर कमीशन कितना है, 10%, तो इंटू 10/100 विच मीन्स कितना आ गया बेटा, 66,000। आर यू विद मी? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ 66,000 का कमीशन दे देंगे और इसके बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा जरा बताओ। 6,60,000 में से 5,60,000 माइनस हो गया तो 5,94,000। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर मैनेजर कमीशन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? 100% पक्का? कोई डाउट किसी को? तो अभी हमने पहला केस किया, कौन से वाला, बिफोर एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। क्लियर हुआ? बिफोर, ठीक है। तो ये बिफोर वाला केस किया है अभी हमने कि नेट प्रॉफिट हमने किसका परसेंटेज लिया, जो नेट प्रॉफिट कमीशन माइनस करने से पहले, ठीक है। अगर कमीशन माइनस करने के बाद वाला नेट प्रॉफिट होता तो इसका परसेंटेज ले रहे होते, ये वाला, ये है ना नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। आई बात समझ में, बिफोर और आफ्टर वाली बात? हाँ जी। तो बिफोर वाला तो सिनेरियो इजी है, जैसे आप नॉर्मल कर रहे थे, आपने नेट प्रॉफिट निकाला। अब आप करोगे कैसे, ध्यान से समझना, सारी एडजस्टमेंट्स कर लोगे, सब कुछ कर लेने के बाद फिर आपने ये नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकाली, अलग से लिखी, 6,60,000 अलग से लिखा, यहाँ नहीं लिख सकता मैं कहीं पे, है ना। तो 660 अलग से लिखा, उसका 10% निकाला, 66,000 एंट्री करी। अब 660 ऑलरेडी निकाल चुके थे तो उसमें 66 माइनस किया, आपका 594। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब पहले ये समझते हैं इसकी, ये जो हमने कैलकुलेट किया 66,000, इसकी दो इफेक्ट्स क्या होंगे। पहला इफेक्ट तो आपके सामने है, क्या होगा पहला इफेक्ट परीक्षा? कहाँ गई परीक्षा? परीक्षा आ रही देर, कहाँ चली गई थी? तो वो पीछे बुलाया था एक सेकंड। अच्छा अच्छा, रॉन्ग टाइमिंग। हाँ तो अभी बुला रहे हैं तो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, बता। हाँ बस 2 मिनट में। तो तू हो क्या, फिर मैं आराम से पूछ रहा हूँ। आराम बेटा, पहला इफेक्ट मैनेजर कमीशन का क्या लिया हमने, आपके सामने आपको दिख रहा है, बताओ सर P&L की डेबिट साइड। वेरी गुड। तो पहला इफेक्ट तो सिंपल हो गया भाई, आपको दिख ही रहा है कहाँ है ये P&L। और क्यों आया, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि एक्सपेंस है भाई, आपका खर्चा है तो खर्चा आपका, और इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है ना, तो P&L की डेबिट साइड, ठीक है। तो जरा इसको लिख लेते हैं, P&L की डेबिट साइड पे आएगा टू मैनेजर कमीशन। कितना था हमारे इस एग्जांपल में, 66,000। अच्छा, क्या कुछ ट्राई करके सोच सकता है दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्राई करके देखो, सोचो, देखते हैं कि सोच पाते हो कि नहीं। एनीबडी, कोई भी सोच सकता है, वैसे मैं आराम से पूछ रहा हूँ, बट एनीबडी कैन आंसर दिस कि एक इफेक्ट तो यहाँ आ गया मैनेजर कमीशन का 66,000, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा?
क्यों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्यों? थोड़े जोर से बोल बेटा, थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ, क्योंकि नहीं, पहली बात तो ओनर के लिए की बात नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए बात करना यार, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लायबिलिटी क्यों है? क्यों है लायबिलिटी? उसको इलैबोरेट करो, क्यों है लायबिलिटी? बिजनेस एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है मैनेजर, बिजनेस एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है मैनेजर को, एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है मैनेजर को। ओके रजत, आप बताओ। सर वो 31 मार्च को एंड, सर वो 31 मार्च को दे रहे हैं, तो सर एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा हाँ, तो सर, अभी इसलिए वो आपने गलत नहीं लायबिलिटी बोला साइड था, में है। आपने गलत नहीं बोला था, लेकिन दोनों में वो देख रहा हूँ किस कहाँ से एंट्री है। नीचे लायबिलिटी लिखा हुआ दिख रहा है लेफ्ट साइड में हल्का सा, है ना, वही से देख के बताया। हाँ? अच्छा, वहां से नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। बट आप दोनों ने सही आंसर बताया। अवनी आपने आंसर तो सही बताया, थोड़ा रीजन रजत ने और इलैबोरेट कर दिया। गाइस ध्यान से सुनना यार, अगर ये मैं कमीशन कैलकुलेट ही 31 मार्च को कर रहा हूँ आखिरी दिन, तो क्या मैंने ये पे किया होगा? ऑब्वियसली नहीं किया। तो मैं सिर्फ कैलकुलेट ही अभी किया, पे कहाँ से कर दिया होगा? तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो आपकी एंट्री क्या हो रही है? एक तरह से मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो पहली एंट्री आपकी हुई मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और दूसरी एंट्री होती है इसको ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, पीएनएल टू मैनेजर कमीशन। तो दो इफेक्ट क्या होगा? एक तो पीएनएल में चला गया, दूसरा एक आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा। समझ आई? आउटस्टैंडिंग के नाम से क्यों है? लॉजिक समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसको आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बोलो या मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना? 66,000। तो ये लायबिलिटी साइड में आता है। तो दो इफेक्ट क्या हो गया देखो, दो इफेक्ट हो गया आपके, टेकन टू पी&एल डेबिट साइड, ठीक है, एज एन एक्सपेंस, एंड टेकन टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एज अ लायबिलिटी। क्लियर हो गया? समझ आया? एंड बेटा एक चीज ध्यान रखना, पी&एल में तो मैनेजर कमीशन लिखोगे, लेकिन बैलेंस शीट में मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग लिखोगे। सिर्फ मैनेजर कमीशन मत लिख देना, आउटस्टैंडिंग और साथ लिखना, क्योंकि वहां तो लायबिलिटी के नाम से आएगा ना। ठीक है, क्लियर? एंट्री मैंने आपको समझाई। अभी एंट्री क्या करी हमने? कहाँ चली गई एंट्री? यहाँ पे नहीं है, ये रियल देखो 66,000 से करते हैं इसको। ये लो, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो पहली एंट्री क्या हुई? मैनेजर कमीशन टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और दूसरी एंट्री हो गई पी&एल टू मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो वो तो कहीं नहीं आएगा। तो एक इफेक्ट पी&एल में गया, दूसरा मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग के नाम से इसका बैलेंस बच गया, तो कहाँ के लायबिलिटी। समझ आई बात? क्लियर हुआ गाइस? एंट्री समझ में आई कैसे हुई? लॉजिक समझ आया? किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। मैंने अभी आपको एक केस कराया, एक केस कराया, कौन सा वाला केस कराया है? बताओ परीक्षा। बिफोर नेट बिफोर, प्रॉफिट। तो क्या कौन सा केस कराया? बिफोर वाला, यानी हम किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन से वाला नेट प्रॉफिट? बिफोर सच कमीशन, ये कमीशन माइनस करने से पहले, बिफोर। एक्चुअली इसको पूरा अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखना चाहिए। समझ आई बात? पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता। समझ आ रहा है? टेक्निकली तो ऐसे, मतलब इसका ये है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन। अब डिडक्टिंग डाल दो तो समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलता ना, इसलिए हम भी नहीं लिखते ऐसे। पॉइंट समझ आया? क्लियर? चलो एक बार इसकी फोटो खींचो, फिर मैं दूसरा केस कराता हूँ। रुको जरा एक मिनट। हाँ, यहां तक की फोटो लो पहले। चले आगे। ओके, इधर की फोटो भी ले लो बेटा। इसको मैं रब कर देता हूँ जरा, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ जी, अभी ले लो बेटा, अभी दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, चल सकते हैं आगे। अब जरा देखते हैं, अब क्वेश्चन में दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम बिफोर लेके चलते हैं, ठीक है। मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब अगर लिखा है स्पेसिफिकली आफ्टर डिडक्टिंग, या डिडक्टिंग नहीं, आफ्टर सच कमीशन,
जो लिखा मिलेगा वही लिखते हैं, आफ्टर सच कमीशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, जहां तक दो इफेक्ट्स की बात है, इफेक्ट तो यही रहने वाले हैं, यानी एक P&L की डेबिट साइड पे आएगा और दूसरा लाइबिलिटीज में आएगा, उसमें फर्क नहीं है। बस यहाँ फर्क किस चीज का आ रहा है, कैलकुलेशन का। अब फर्क समझते हैं कैलकुलेशन का क्या फर्क आएगा, जरा देखते हैं, वापस चलते हैं अपने एग्जांपल पे। लो भैया, अब आ जाते हैं हम आफ्टर वाले केस पे, तो पहले इसको आफ्टर कर देते हैं। ठीक है, और वापस से अपने एग्जांपल पे आते हैं। लो जी, ये एग्जांपल था हमारा। ठीक है, अब परीक्षा क्वेश्चन समझते हैं जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें मैनेजर को कमीशन देना कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। पर किस नेट प्रॉफिट का, आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। यानी ये वाला जो प्रॉफिट आएगा ना, ये वाला प्रॉफिट, इसका 10% होना चाहिए मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद। तो अब बताओ ये कैसे निकालें, समझ आ रही है मेरी बात, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो, क्वेश्चन ने कहा मैनेजर हैज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। यानी ऐसे नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है जिसमें ये कमीशन ऑलरेडी माइनस हो चुका हो। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, आपको नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है, ठीक है, जिसमें कमीशन ऑलरेडी माइनस कर चुका हो, और कमीशन जब पता होगा माइनस तभी करूंगा ना, वही तो कमीशन मैं निकाल रहा हूं। तो ये एक सर्कल बन गया, समझ में आ रही है मेरी बात? भाई मेरे को जब तक मैनेजर कमीशन नहीं पता चलेगा, ये नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई जब तक मुझे मैनेजर कमीशन नहीं पता चलेगा, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया येलो वाला, ये कैसे पता चलेगा? और जब तक येलो वाला नहीं पता चलेगा तो मैनेजर कमीशन नहीं पता चलेगा। ये 10% इस येलो वाले का ही तो है। समझ में आई मेरी बात? लॉजिक समझ आया? करेंगे कैसे उस पर बाद में आते हैं, पहले मतलब समझ आया, सिचुएशन समझ आई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10% ऐसे नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। पहले वाले केस में कमीशन माइनस नहीं किया था, तो इजी था यार, फिर तो जो नेट प्रॉफिट आया था मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने से पहले, वही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन हो गया, उसका 10% निकाला, काम खत्म। लेकिन आफ्टर वाले केस में कैसे निकालेंगे? पहले मुझे ये बताओ थम्स अप करके, सबको केस समझ आया है? अगर केस समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। पहले मुझे ये बताओ केस समझ आया कि मतलब क्या हुआ इसका, आफ्टर और बिफोर का? क्लियर है सबको? आरव क्लियर है? हाँ, अब मुझे बताओ, सबसे पहले परीक्षा को मौका मिलेगा। परीक्षा, क्या अब इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? मेरे हिसाब से पहले आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, जो इससे आएगा, दैट इज 660। ओके, उसका 10% निकालो, 66,000। जरूर। अच्छा, ओके, सो 660 आया, 660 का 10% आया 66,000। तो मैं यहाँ 66,000 लिख दूं? यस सर। अच्छा, फिर आगे क्या करूं? तो ये तो वही वाली अब जो सिचुएशन नेट आ गई प्रॉफिट पहले आया वाली। था, इसमें से माइनस करिए, तो चलिए आ 594 आएगा, एंड 594 का 10% मैनेजर को मिलेगा, आई गेस। अच्छा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 59,400। 59,400। अगर मैंने यहाँ बेटा 59,400 कर दिया, तो मेरी ये फिगर तो चेंज हो जाएगी दोबारा। तो मैं तो ऐसी गेम खेलता रहूंगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे ही आप ऊपर की वैल्यू चेंज करोगे, नीचे की चेंज हो जाएगी। तो यही तो प्रॉब्लम है कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गई है। जब तक मैनेजर कमीशन नहीं पता, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं पता, और जब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं पता, तो 10% उसका मैनेजर कमीशन कैसे निकाले? हाँ अवनी, कुछ सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, तो लेट्स सी। हाँ, सर हम ऐसा कर सकते हैं, 140 प्लस मैनेजर कमीशन को नहीं, नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन को एक्स मान लो, तो एक्स अच्छा। का 10% एक्स का और 10%, इक्वल टू एक्स अगर मैनेजर कमीशन है तो उसका 10% थोड़ी ना होगा बेटा। तो एक्स हमें किसको मानना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट को एक्स ले लो, और हाँ, एक्स का 10% मैनेजर कमीशन आ जाएगा यानी हमारा। ये कितना हो जाएगा? 0.10x, यही हो गया ना? यस। हाँ, फिर अब क्या करूं? फिर सर 1,40,000 प्लस 0.10 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 8 लाख। हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसे भाई। करके देखो मैथमेटिकल मैथ्स वाले बच्चे आ गए, हाँ पता चल गया, मैथ्स वाले बच्चे आ गए, एक्स आ गया बीच में। देखो भाई, तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक बोला है, इसने गलत नहीं बोला है, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो 1,40,000 प्लस 0.1x प्लस x
प्लस सॉरी इज इक्वल टू 8 लाख। भैया 8 लाख के बराबर ही होगा ना, समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, ये सबको समझ में आया? अब जरा इसको सॉल्व करके देखें एक बार। 1,40,000 प्लस कितना हो जाएगा ये 1.1x इज इक्वल टू 8 लाख। अब जरा क्या करें, 1.1x इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 140, कितना हो गया बेटा? 660। यहां तक मैंने सही निकाला है कैलकुलेशन? तो x कितना आ जाएगा? 6,60,000 अपॉन में 1.1। कितना हो गया बेटा? ये पॉइंट को ऊपर ले जाता हूं तो एक तरह से इसको ये लिख देता हूँ 10/11, 1.1 है ना ये। क्लियर? समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो कितना आ गया बेटे बताओ जरा? 60,000 6 11 lakh 6,000 है ना? हाँ 6 लाख नहीं आएगा बेटा, 60,000 आएगा। ये कितना आ गया? अच्छा सॉरी सॉरी सर 6 एक लाख 6 आएगा। लाख ही आएगा। सॉरी माय मिस्टेक हाँ 6 लाख आएगा 6 लाख। तो ये 6 लाख क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, यानी ये एक्स की जगह मैं